हेलो साथियों, मैं एके सर आपका वीके कैंपस में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि कल आपको पता था कि कल का थोड़ा सा वीडियो क्वेश्चन कम हुआ है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आने के कारण क्वेश्चन कम हो पाया। आज वैसी बात नहीं होगी। आज हम लोग पूरा क्वेश्चन अपना करेंगे और आज पहले से ही स्क्रीन पे क्वेश्चन लग चुका है और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। आइए पढ़िए क्वेश्चन को और उत्तर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने जाने लगा। आइए आपको 5 सेकंड का हम समय देते हैं। आप लोग खोज के उत्तर बताइएगा कौन सा विकल्प होगा। तो पहला विकल्प है जीन, दूसरा विकल्प है बुद्ध, तीसरा विकल्प है ज्ञान और चौथा विकल्प है बोधि। बताइएगा कौन सा विकल्प नंबर सही होगा। तो आइए देखते हैं। हम लोग का विकल्प नंबर बी सही होगा। विकल्प नंबर बी सही होगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से, तो बुद्ध के नाम से जाना गया और वह स्थान बोध गया कहलाया। वह स्थान बोध गया कहलाया। वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। देखिएगा नीचे एक्सप्रेशन भी दिया गया साइड में कि 6 वर्ष की कठिन परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष या वट के नीचे निरंजना नदी को ध्यान देंगे हम लोग। कौन सी नदी है? तो नदी का नाम है निरंजना नदी या पुनपुन नदी है या इसको फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन से वे तथागत हो गए और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पहले लोग इनको जानते थे गौतम के नाम से और महात्मा बुद्ध के भी नाम से जाना गया। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा और उत्तर दीजिए। 5 सेकंड का आपको हम समय दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। तो सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख है जो उनके विजय उल्लेख का वर्णन करता है। तो ऑप्शन में दिया गया आपका प्रथम है, चतुर्थ है, 10वां है और 13वां शिलालेख। 4 विकल्प दिया गया है और विकल्पों में बताना है कौन सा विकल्प बताता है उनके विजय उल्लेख का। तो विकल्प नंबर हम लोग का डी वाला सही होगा। विकल्प नंबर हम लोग का डी सही होगा। यही 13वां शिलालेख में बताता है कि शिलालेख के उनके विजय का स्तंभ बताता है। कौन सा? तो 13वां शिलालेख बताता है। उसी में उनका विवरण है। देखिए साइड में दिया गया है विश्लेषण भी इसका कि कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कौन से वर्ष? तो 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग विजय उसकी अंतिम विजय थी। इसी में 13वें शिलालेख में बताया है और उसकी अंतिम विजय यात्रा भी थी। 13वें शिलालेख में सब वर्णन किया गया है। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड पे आ गया है। आइए पढ़िए क्वेश्चन। आप लोग 5 सेकंड का आपको हम समय देते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और उत्तर को दीजिएगा कौन सा इसमें से विकल्प सही होगा। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। आइए देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। माने हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। 4 विकल्प दिया गया है। दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, SR राव और RS बिष्ट। 4 विकल्प है और चारों में से कोई एक विकल्प सही है और एक विकल्प का हमको चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है उसी को हम लोग चयन करेंगे। तो आइए इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। विकल्प नंबर सी सही होगा।
एस आर राव। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर सी सही होगा, एस आर राव। देखिएगा इसमें लिखा भी गया साइड में कि गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर एस आर राव ने वर्ष 1957 में की थी। मैंने कब किए थे? तो गुजरात के अहमदाबाद, कौन सा नदी है? नदी का नाम है भोगवा नदी, है कि नहीं? और कौन सा जगह है? तो लोथल की सर्वप्रथम खोज कौन किए थे? तो डॉक्टर एस आर राव ने। कब किए थे? 1957 में की थी। और लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? जहाजों की गोदी है, सबसे इसकी प्रमुख विशेषता है। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया है। आपको क्वेश्चन को पढ़िएगा और उत्तर को दीजिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पढ़िए और उत्तर दीजिए कौन सा विकल्प सही होगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? मैंने पूछा है कि जो महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई है कितने दिन तक चली थी? तो ऑप्शन में दिया गया है 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 24 दिन। 4 विकल्प आपके सामने हैं। चारों विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा और कितने दिनों तक लड़ाई लड़ी गई थी। 16 दिन लड़ा गया, 18 दिन लड़ा गया, 20 दिन लड़ा गया कि 24 दिन लड़ा गया, आपको बताना है। और सही उत्तर होगा आपका 18 दिन। सही उत्तर आपका होगा 18 दिन। देखिए साइड में लिखा भी गया इसका एक्सप्लेनेशन भी कि कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य, कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कौन सा है? तो कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। कौन सा? तो कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया। और यह युद्ध 18 दिनों तक चला। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक लड़ा गया। और इस युद्ध में भारत के लगभग सभी महाजनपदों, भारत के सभी महाजनपदों ने भाग लिया था। मैंने जितने भी भारत में महाजनपद है सभी महाजनपदों ने भाग लिया था। और कितने दिन तक लड़ाई चली थी? तो लड़ाई चली थी 18 दिनों तक लड़ा गया था कौरवों और पांडवों के बीच में। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। अपना प्यार दिखाइएगा हम लोगों भी प्रति। आइए देखिए क्वेश्चन लग गया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन को पढ़िए और उत्तर दीजिए कौन सा विकल्प सही होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? माने कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद रहता था? तो 4 व्यक्तियों का नाम है और यही चारों में से कोई एक रहता था। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क प्रथम के शासनकाल में रहता था। तो कौन कौन से 4 व्यक्ति हैं? तो नाम है पराशर है, दूसरा है सुश्रुत है, तीसरा है चरक है, चौथा है धन्वंतरी। 4 विकल्प है, कौन सा विकल्प सही होगा बताइए आप लोग। तो विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। विकल्प नंबर सी, चरक रहते थे। कौन रहते थे? चरक। तो देखिए नीचे दिया गया इसका एक्सप्लेनेशन भी कि कनिष्क प्रथम के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे बौद्ध दार्शनिक और चरक जैसे आयुर्वेद चिकित्सक विद्वान थे। और चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या है? तो चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो कौन कौन लोग देते हैं इनके लोग में देखिएगा। तो पहले है पार्श्व, 2 नंबर पे वसुमित्र, 3 नंबर पे अश्वघोष, 4 नंबर पर नागार्जुन।
और 5वें नंबर पर ये थे चरक संहिता। और ये क्या थे? तो आयुर्वेद एक का क्या था? प्रसिद्ध ग्रंथ थे। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ गया है, पढ़िए और क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि तारीख है फिरोजशाही के लेखक डैश 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 है। तो तारीख है फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो पहला विकल्प है जियाउद्दीन बर्नी, दूसरा है हसन निजामी, तीसरा है इसामी, चौथा है इब्न बतूता। तो बताना है आपको कि कौन सा विकल्प सही होगा। जियाउद्दीन बर्नी होंगे कि हसन निजामी होंगे कि इसामी होंगे कि इब्न बतूता होंगे। इन चारों में से कोई एक विकल्प सही है और उसी विकल्प को हमको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर ए सही है आपका, जियाउद्दीन बर्नी, यही आपका विकल्प सही है। देखिए नीचे साइड में दिया भी गया है कि जियाउद्दीन बर्नी 1285 से 1357 एक इतिहासकार एवं मुस्लिम राजनीतिक विचारक था जो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासन काल से संबंधित था। और तारीख ए फिरोजशाही उनकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। किनकी कृति है? तो जियाउद्दीन बर्नी की। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है आपके स्क्रीन पे। और क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिएगा कौन सा विकल्प सही होगा। अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? मैंने कहा गया है क्वेश्चन 7 में कि निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। तो 4 व्यक्तियों का नाम है और चारों में से बताना है कौन सा व्यक्ति यह नहीं कहा है कि सिपाही विद्रोह है। तो पहला व्यक्ति का नाम है जॉन लॉरेंस, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है आसिम मजुमदार, चौथा है सैयद अहमद खान। तो बताइएगा चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प नंबर बताइएगा, 4 विकल्प है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प नंबर आपका होगा बी सही। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? बी। देखिए साइड में लिखा भी गया है कि उपयुक्त प्रश्न का अंग्रेजी अनुवाद है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह नहीं कहा। लिखिएगा इधर, कार्ल हेनरिक मार्क्स। देखिएगा इनका पूरा नाम है कार्ल मार्क्स, शॉर्ट नाम है, इनका पूरा नाम यहाँ दिया गया है कार्ल हेनरिक मार्क्स। 1818 से 1883 ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह ना मानकर इसे जन क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को भारत के स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी कहा है, जबकि जॉन लॉरेंस और सैयद अहमद खान ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। कौन कहा है सैनिक विद्रोह? जॉन लॉरेंस और सैयद अहमद क्या कहा है? सैनिक विद्रोह। और डॉक्टर आसिम मजुमदार ने कहा तथाकथित यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो पहला ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके सामने स्क्रीन पर लग गया है। बताइएगा कौन सा विकल्प होगा इसमें। क्वेश्चन पढ़िएगा और उत्तर दीजिए। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग डैश 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 की गई थी। मैंने मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी, मैंने पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा, कब मांग की गई थी। आपके सामने विकल्प 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है 1932, दूसरा 1936, तीसरा 1940, चौथा 1942।
बताना है किस सन में मांग की गई थी। तो विकल्प नंबर आपका सही होगा 1940। विकल्प नंबर सही होगा आपका 1940। देखिए नीचे इसका साइड में दिया गया एक्सप्रेशन भी। तो 22 से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता, पूछता है कि लीग की अध्यक्षता का अधिवेशन किसने किया था। देखिएगा लीग की अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। कौन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था इस लीग की अधिवेशन की अध्यक्षता। और इसी अधिवेशन में जिन्ना ने कहा कि वह एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लग गया आपके सामने है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, दूसरा है नवानंद चटर्जी, तीसरा है अरविंद घोष, चौथा है बिपिन चंद्र पाल। बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। विकल्प नंबर आपका सी वाला सही होगा। तो देखिए साइड में लिखा भी गया कि 6 अगस्त 1906 को वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह पत्र अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन भारत में वंदे मातरम पत्रिका ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई और इसकी स्थापना श्री सुभाष चंद्र मलिक, देशबंधु चित्तरंजन दास और बिपिन चंद्र पाल ने श्री अरविंद घोष के संपादकत्व में की थी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ गया स्क्रीन पे, पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे या तांतिया टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डैश 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 में फांसी दी थी। मैंने तात्या टोपे को किस जगह पर फांसी दिया गया था? 4 स्थान का नाम दिया गया है। पहला स्थान है झांसी, दूसरा है शिवपुरी, तीसरा है कानपुर, चौथा है सागर। आपको बताना है कि चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। बताइएगा कौन सा है जगह, झांसी है कि शिवपुरी है कि कानपुर है कि सागर है। तो स्थान का नाम है शिवपुरी। स्थान का नाम है कौन सा? शिवपुरी। ये आपका विकल्प नंबर बी सही है। तो देखिएगा तात्या टोपे के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, साइड लिखा गया तात्या टोपे जिनका वास्तविक नाम था। देखिएगा तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछता है, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। और ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए, जहां पर वे एक जमींदार मित्र मानसिंह, कौन थे? तो एक जमींदार मित्र थे। जमींदार मित्र का क्या नाम था? तो मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए। किसके कारण पकड़े गए? तो मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी, कहा? शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि किस किले पर? तो शिवपुरी के किले पर लटका दिया गया। कौन विश्वासघात किया था? तो उनका एक मित्र था, कौन सा? मानसिंह विश्वासघात किया था। कब? तो 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का सेशन का क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको समझ में आएगा तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही दुलार प्यार हम लोग ऊपर बनाए रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।